ये मेंडल के बारे में आपने पढ़ा था, मेंडल के बारे में आपने कई तरह के प्रयोग देखा, उसमें से आपको एक चीज नजर आया, प्रभावी और प्रभावी कारक को उन्होंने व्याख्या किया। यानी जब दो लक्षण का तुलनात्मक ट्रेड्स जो होते हैं, एलिल्स, एक साथ जब रहते हैं उसमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी, ये चीज मेंडल साहब ने प्रूफ किया था, बताया था। लेकिन कुछ ऐसे हमारे प्रकृति में देखने को मिला जो कि इस तरह को शो नहीं, इस तरह की चीजों को प्रदर्शित नहीं करता, अर्थात उसको आप मेंडल के अगेंस्ट यानी कि आप अपवाद बोल सकते हैं। उसी का एक टॉपिक मैं देकर बताना चाहता हूँ, अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं किसी संकर या विषम युग्मनजी यानी संकर हाइब्रिड, याद रखें जैसे कि इस तरह का आपने देखा था, संकर है या हाइब्रिड इसको आप कह सकते हैं, या विषम युग्मनजी कह सकते हैं। यानी किसी संकर या विषम युग्मनजी जो लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूरा प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता है तथा F1 पीढ़ी में ऐसा फिनोटाइप आता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता है, तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कोई भी संकर या कोई भी समयुग्मनजी लक्षण है, उसमें हो सकता है एक प्रभावी और प्रभावी हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ऐसा आता है दोनों अलग अलग तरह के एलील्स है लेकिन एक दूसरे पर प्रभाव अपना प्रकट नहीं करता है, यानी पूरा पूर्ण प्रभाव अपना प्रकट नहीं करता। इसी कंडीशन को, इसी अवस्था को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है स्वान पुष्प, या इसी ही एक और है मिराबिलिस जलापा, जिसको गुलब्बास पौधा भी कहते हैं। स्वान को स्नैप ड्रैगन कहलाता है इंग्लिश में, इसी को बायोलॉजिकल नेम में कहीं कहीं लिखा होगा एंटीडायनम, लेकिन गुलाबाज जिसको आप मिराबिलिस जलापा कहते हैं। बायोलॉजिकल नेम इसी को किसी किसी किताब में लिखा होगा 4 o'clock प्लांट। कहने का मतलब है ऐसे पौधे में अलग अलग तरह के पुष्प आते हैं, लेकिन देखा जाता है दो अलग अलग तरह के पुष्प वाले पौधे का संकरण कराया जाता है, एक प्रभावी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिखाता हूं मैं प्रयोग करके किस तरह से। माना कि गुलाबास का पौधा है जिसमें पुष्प अलग अलग पौधे में, अलग अलग प्रजाति के पौधे में, किसी में व्हाइट किसी में रेड आता है। एक जनक शुद्ध जनक को लेकर के मैं समझाता हूँ किस तरह से आता है, आप देखेंगे। तो आपने देखा जनक पीढ़ी का इस्तेमाल पहले होता है, जिसको पी से सिंबल पेरेंट जनरेशन आप कहते हो। अगर इसमें आप रेड फ्लावर, लाल फूल, रेड फ्लावर, और इसके साथ आप क्रॉस कराते हो श्वेत यानी उजला पुष्प वाले पौधे, यहाँ पर आर फॉर रेड होता है, यहाँ पर हम ले रहे हैं कैपिटल आर प्रभावी मान लेते हैं, इसको अप्रभावी मानते हैं। लेकिन अभी मैंने माना है, अप्रूव करके देखेंगे। अगर इसका अगर युग्मक बनाते हैं कैपिटल आर, इसका युग्मक बनाते हैं स्मॉल आर, देन क्रॉस जब हम करते हैं, गैमेट बन के तैयार है और क्रॉस करते हैं, तो वही हम तरीका अपनाते हैं पुनेट स्क्वायर। तो आप देखते हैं इस तरह से नर को इस रो में रखते हैं और मादा गैमेट को इस रो में। नर अगर इसको हम मान लेते हैं, मादा इसको मानते हैं, अब क्रॉस अगर निषेचन कराते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से कराते हैं। फिर इसको इससे कराते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको कराते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी जितने भी F1 पीढ़ी में आए सब एक समान आए। कैसा आया? कैपिटल आर, हाइब्रिड। लेकिन यहाँ पर आना चाहिए या तो लाल या तो श्वेत, लेकिन दोनों में से कोई भी पुष्प नहीं आता है, बल्कि यहाँ जो आता है पिंक कलर का पुष्प आता है, गुलाबी रंग का। इसी को देखते हुए कहा गया जब ये संकर यानी विषम युग्मनजी लक्षण है, जिसमें कोई प्रभाव अपना प्रकट करता लेकिन प्रभाव पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता, कोई और भी लक्षण आ जाते हैं जो कि जनक से मिलता नहीं है, जनक से मिलता जुलता करैक्टर नहीं दिखाता। इसी तरह कंडीशन आने के कारण इसको कहा गया अपूर्ण प्रभाविता। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाऊं इसका रेशियो कैसे निकाला जाता है। इसके लिए F2 पीढ़ी को मैं दिखाता हूं किस तरह से F2 पीढ़ी में इसका क्रॉस परागण कराकर इसका रेशियो निकालते हैं। F2 पीढ़ी में आप अगर देखते हैं F1 पीढ़ी के जो पौधे आते हैं उसमें स्वयुग्मन करा करके उसे निकाला जाता है रेशियो। तो F1 पीढ़ी का आपने देखा इस तरह का जेनेटिक स्ट्रक्चर है। जब इसको युग्मक बनाते हैं आप कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका स्वयुग्मन अगर आप करते हैं इस तरह से आप देखते हैं ये गैमेट बन गया,
अब जो आएगा F2PD आएगा, इसमें भी आप नर को और मादा को, नर अगर इसको मानते तो मादा इसको मानिए। फिर क्रॉस कराते निषेचन, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, इस तरह से आप देखते हैं। लेकिन जैसे इस तरह के पौधे आते हैं तभी आपने देखा था ये वाला कैसा आ जाएगा, रेड पुष्प वाला, ये वाला पिंक, ये वाला पिंक और ये वाला व्हाइट कलर का। अब आप ही देखें F2PD में जो अगर आप देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर जिसको कि रेड पुष्प वाला पौधा आप कह रहे हैं, ये संख्या में वो एक है, 4 में से एक है, देखिएगा 25%, 25%। ये जो पिंक वाला है 4 में 2 है, इसको आप 50% कर सकते हैं। और स्मॉल आर 4 में 1 है, व्हाइट पुष्प वाला पौधा, इसको आप एक संख्या में देखते हैं। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों आपको एक समान दिखेगा। फिनोटिपिक रेशियो यानी कि बाहर से लक्षण जो प्रदर्शित है उसका अनुपात निकालना, जीनोटिपिक रेशियो यानी जेनेटिक जीन की संरचना पर जो अनुपात दिखता है उसका रेशियो। इसमें आप देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, जिसमें 1:2:1 ये रेशियो आप देखते हैं। फिनोटाइप में आप देखते हैं रेड, पिंक और व्हाइट, इसमें भी देखते हैं 1:2:1, यानी दोनों का रेशियो एक समान, यानी अपूर्ण प्रभाविता का अगर जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो बोला जाता है, दोनों एक समान होता है। इस तरह से आपने देखा इसमें प्रभावी पूर्ण रूप से प्रभाव प्रकट नहीं करता है, अतः यह अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूं। आइए एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपके बोर्ड पे हेडिंग है बहुविकल्पता बहुअलीलता, एलील्स। आपने देखा किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक जोड़ा एलील यानी 2 चाहिए। यहाँ पर मैं बहुअलीलता का मतलब ही है 2 से अधिक, यानी कुछ ऐसे लक्षण है हमारे प्रकृति में जिसको दिखाने में, उसका एग्जाम्पल खुद मानव खुद है, उसको प्रदर्शित करने के लिए 2 नहीं 2 से अधिक एलील की आवश्यकता होती है। इसी अवस्था को बहुअलीलता यानी मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है और ऐसे एलील को मल्टीपल एलील्स कहते हैं। इसमें एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मानव का रक्त समूह। मानव का रक्त समूह के बारे में आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं, एबीओ समूह कहा जाता है शॉर्ट में, जिसमें आप जानते हो 4 ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। इस तरह 4 रक्त समूह होते हैं, 4 रक्त ब्लड ग्रुप होते हैं। इन तरह के चारों ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं, इन समूह को पहचानने के लिए एक बेहतरीन चीज होती है मानव के आरबीसी पर, आरबीसी की जानते हैं आरबीसी कोशिकीय लेयर और कोशिकीय संरचना होती है। इसके सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है जिसको एंटीजेन या एग्लूटिनोजेन कहते हैं। ये जो सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है जिसको एंटीजेन कहते हैं आप, ये 2 प्रकार की होती है, ए और बी, यानी कि ए एंटीजन और बी एंटीजन। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जिस मानव में ए एंटीजन पाया था उसका ब्लड ग्रुप ए माना जाता है, जिस मानव में बी एंटीजन पाया जाता उस मानव को कहा था बी ब्लड ग्रुप, जिस मानव में ए बी दोनों एंटीजन उपस्थित है उसको कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं रहता उस ब्लड ग्रुप कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, पहचाना जाता है। रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ वंशागति, क्योंकि आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें मैं रक्त समूह का वंशागति समझाना चाहता हूँ, जिसमें यह प्रूव कर सकूं एलील्स के बारे में कि यहाँ पर 2 से अधिक एलील की आवश्यकता पड़ती है। रक्त समूह को प्रदर्शित करने के लिए एक कोड किया गया आई जीन। इसको कोड करने, इस वंशागति का अध्ययन बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था और आई जीन से सिंबॉलिक किया। आई जीन के 3 एलील देखे गए, एक आई ए, एक आई बी, एक आई नॉट, 3। किसी भी बुक में इसको स्मॉल लेटर में दिखाया गया, छोटी ए, छोटी आई, छोटी आई। इस तरह से भी किसी बुक में होगा, बात वही है। यानी तीनों एलील्स आई जीन के अंतर्गत आते हैं और ये तीनों एलील्स मिल करके एबीओ रक्त समूह को प्रूफ करते हैं, इसका लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये क्या शो करते हैं? बहुअलीलता। इसकी वंशागति बनाकर मैं दिखाऊं उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं ब्लड ग्रुप में जीनी स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा 3 एलील, तीनों एलील का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। आप जानते हैं गुणसूत्र जोड़े में होते हैं और गुणसूत्र जोड़े में होने के कारण
किसी भी मानव में भले 3 एलील किसी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन गोसत जोड़े होने के कारण कोई भी मानव में किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए तीनों एलील्स में से 2 ही एलील जोड़े के रूप में उपस्थित रहता है। आपको मैं समझाऊं, ब्लड ग्रुप और जीन स्ट्रक्चर समझाऊं, जिससे कि आप आराम से क्रॉस करके आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं कैसा ब्लड ग्रुप किसका आ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी मानव का ए ब्लड ग्रुप है, तो क्या संभावना जीनी संरचना का हो सकता है, जीनी स्ट्रक्चर का? या तो इसका IA यानी कि एक समान समिगुणजी हो सकता है, या IA अब बोलेंगे सर I0 आप क्यों दे रहे हो? I0 और IA ध्यान रखेंगे 3 एलील्स था, IA, IB और I0। ये दोनों IA और IB प्रभावी कारक होते हैं, लेकिन ये अप्रभावी, अर्थात इन दोनों में से किसी के साथ I0 होगा तो I0 छिपा रहेगा, अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर IA के साथ है तो IA अपना प्रभाव प्रकट करेगा, IB के साथ है I0 तो IB प्रभाव प्रकट करेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया IA या तो इस तरह का हो सकता है कॉम्बिनेशन जीनी संरचना, जो कि किसको प्रदर्शित करेगा, ए ब्लड ग्रुप को, या तो IA I0 होगा जो किसको प्रदर्शित करेगा, ए ब्लड ग्रुप को। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप के लिए कैसा होना चाहिए, या आप भी समझ सकते हैं IB या तो IB I0। फिर AB ब्लड ग्रुप के लिए कैसा हो सकता है, इसमें केवल एक ही होगा IAIB, दूसरा कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों एंटीजन के लिए दोनों प्रभावी कारक होना चाहिए, तभी जाकर दोनों एक साथ अपना प्रभाव प्रकट करेगा। और कौन ब्लड ग्रुप बताएगा? AB ब्लड ग्रुप। इसमें और कोई भी कॉम्बिनेशन संभव नहीं है। इस तरह से O ब्लड ग्रुप के लिए I0 यानी यहाँ पर इसलिए ये कॉम्बिनेशन दिया क्योंकि जब अप्रभावी एक साथ जुड़ा मिलेगा तभी अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। अगर अप्रभावी प्रभावी के साथ रहेगा तो प्रभावी प्रकट करेगा। यहाँ पर O ब्लड ग्रुप को शो करना है, इसलिए I0 यानी किसी प्रकार का एंटीजन यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? O ब्लड ग्रुप। इस तरह से जीनी स्ट्रक्चर को आधार बना करके आप वंशागति कर सकते हैं, उसको मैं बताता हूँ किस तरह से वंशागति। मैं समझा रहा था आप लोग को रक्त समूह की वंशागति। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इसमें मैं पुरुष और स्त्री यानी कि माँ और पिता से संतान की उत्पत्ति होती है, इस पर एक आधारित एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक नंबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर कोई पिता यानी पुरुष, मान लेते हैं कोई पुरुष ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन इसको आप देख लीजिए समयुग्मनजी लिख रहा हूँ, समयुग्मनजी है, ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन स्त्री, इसकी जो पार्टनर है स्त्री, उसका O ब्लड ग्रुप है। इसमें समयुग्मनजी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी O का आपने देखा जीनी संरचना समयुग्मनजी होता है, लेकिन ए में समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी दोनों होता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश किया। अगर किसी पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है और होमोजाइगस है, लेकिन स्त्री का O है, तो उससे संतान जितने भी उत्पन्न होंगे, ध्यान रखेंगे सभी का ब्लड ग्रुप ए होगा। अब उसको कैसे हम ए मानेंगे वो समझाते हैं। माना कि नर और मादा, एक आप करें एक ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप को इंडिकेट आप समयुग्मनजी ऐसे करें, क्योंकि यहाँ पर ए का समयुग्मनजी इसी तरह होगा। अगर I0 लेकिन विषमयुग्मनजी होगा, O I0। इस तरह से जीनी संरचना को मैंने दिखा दिया, यानी पेरेंट्स को बोध कर दिया। इसका जो युग्मक बनेगा IA, इसका जो युग्मक बनेगा I0। अब ये जब गैमेट बन जाता है तो आप इससे निषेचन करा करके आप ये पता करते हैं कि किस तरह के संतान की उत्पत्ति होती है F1 पीढ़ी में, यानी संतति की उत्पत्ति कैसे होती है। नर और मादा, नर यहाँ पर मैंने दिखाया है IA, मादा I0। सब कॉम्बिनेशन निषेचन को हम प्रूफ कर रहे हैं। IA, यहाँ पर भी IA और इसका कॉम्बिनेशन I0, यहाँ पर भी IA, यानी सब जितना भी आया एक समान आप देख रहे हैं। यानी क्या आया सभी संतति में? IA। आपने पीछे थोड़ा देर पहले देखा था IA और I0 विषमयुग्मनजी है, लेकिन किस रक्त समूह को ब्लड प्रूफ करेगा बाबू? ए ब्लड ग्रुप। यानी जितने भी आएंगे संतान वो सभी ए ब्लड ग्रुप वाले आएंगे। इसी तरह से और भी ब्लड ग्रुप आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पुरुष बी ब्लड ग्रुप है, समयुग्मनजी है, स्त्री अगर O ब्लड ग्रुप है, इससे जितना भी संतान उत्पन्न होगा सब बी ब्लड ग्रुप। एज ए एग्जाम्पल, अगर बी का है तो आप इस तरह से दे सकते हैं, ये तो वैसे ही रहेगा, आसानी से समझ लीजिए, जिससे घर पर भी आप होमवर्क कर सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं, गौर कीजिए
जितने भी संतान की उत्पत्ति होगी सब किस तरह के ब्लड ग्रुप आ जाएंगे? बी ब्लड ग्रुप। सब जितना भी संतान उत्पन्न होगा सभी बी ब्लड ग्रुप वाले। ऐसे ऐसे कई तरह कॉम्बिनेशन आप बनाकर समझ सकते हैं और फिर इसको आप प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से आपका ब्लड ग्रुप को प्रूव करने के लिए एलील्स की एक नहीं बल्कि दो की नहीं बल्कि 3 एलील की आवश्यकता होती है। इससे बहु एलीलता का एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं सप्रभाविता समझाऊंगा।